हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो पर। दोस्तों, झारखंड का इतिहास का जो हम लोग का सीरीज चल रही है उसमें ये लेक्चर 3 है। देखिए, भारत का इतिहास में हम लोग जैसे पढ़ते हैं उसी के अकॉर्डिंग ही हम लोग झारखंड का इतिहास को भी लेते हुए चलेंगे। भारत का इतिहास को हम लोग 3 भाग में डिवाइड किए: प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऐतिहासिक काल। और ऐतिहासिक काल में भी हम लोग 3 चीज पढ़ते थे भारतीय इतिहास में: प्राचीन भारतीय इतिहास, फिर मध्यकालीन भारतीय इतिहास और फिर आधुनिक भारतीय इतिहास। तो प्राचीन इतिहास जो पढ़ते थे, सेम उसी तरह से झारखंड का इतिहास में भी हम लोग आदि ऐतिहासिक वाला तो पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्राचीन इतिहास के बारे में। तो झारखंड का प्राचीन इतिहास में, झारखंड का प्राचीन काल में जो इतिहास है उसको हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। आज के इस वीडियो में आपका जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं प्राचीन काल से, सारे के सारे इस वीडियो में कवर किए गए हैं। तो बहुत ही बेहतर तरीके से इसको लिखा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। झारखंड का इतिहास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्राचीन काल के बारे में। प्राचीन इतिहास में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि प्राचीन काल में हमको पढ़ना क्या है। हम लोग जिस प्रकार से वहां प्राचीन काल में पढ़ते थे, महाजनपद पढ़ते थे, मगध के बारे में पढ़ते थे। मगध बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग का यहाँ भी पढ़ने को मिलेगा। मगध पढ़ते थे, मौर्य साम्राज्य, मौर्योत्तर, फिर गुप्त, फिर गुप्तोत्तर। सेम वही चीज यहाँ पढ़ेंगे, लेकिन जो हमारे लिए जरूरी है वो हम लोग इसमें जो है बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। तो झारखंड का प्राचीन काल में देखें तो झारखंड का पढ़ेंगे हम लोग इसमें सबसे पहले मौर्य काल के बारे में। मौर्य काल में क्या संबंध था, क्या क्या इंपॉर्टेंट है जानना। फिर मौर्योत्तर काल पढ़ेंगे, देन आएंगे गुप्त काल, और गुप्त काल के बाद हम लोग पढ़ेंगे गुप्तोत्तर काल। आप 4 चीज बेहतर तरीके से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, आपका जो है प्राचीन काल कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है जो हमको जानना है। तो मौर्य काल में आपको पता है हम लोग जिस तरह से भारत का इतिहास पढ़ते थे, भारतीय इतिहास में जो मौर्य वंश की स्थापना किए थे वो चंद्रगुप्त मौर्य, फिर उसके बेटे हुए बिंदुसार, फिर उसके बेटे हुए अशोक, ये हम लोग पढ़ते हैं। सेम वही यहाँ पर भी पढ़ेंगे, लेकिन भारतीय इतिहास में जिस प्रकार से डीपली पढ़े वैसे नहीं। झारखंड के जो हम लोग बात करेंगे, झारखंड में जो हम बात करें आदिवासी हो या कोई शासक हो, उनका उनके साथ क्या संबंध है या झारखंड का क्या संबंध रहा, क्या क्या जो है झारखंड से उनको मिला, क्या फायदा हुआ, या जो है हम लोग यहाँ पर पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो मौर्य काल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मौर्य काल में सबसे पहले जो मौर्यकालीन झारखंड था, मौर्य काल वाला, मौर्यकालीन झारखंड का अपना अलग ही महत्व था। मौर्यकालीन झारखंड जब मौर्य काल चल रहा था, जब चंद्रगुप्त मौर्य जब मौर्य वंश की स्थापना करते हैं, देन उसके बाद जिस प्रकार से उनका कालक्रम चलता है, उसके बाद झारखंड का क्या स्थिति रहा है। तो झारखंड का अपना अलग ही स्थिति रहा है, अलग ही महत्व रहा, चाहे वो सामाजिक दृष्टि से हो या आर्थिक दृष्टि से हो या फिर राजनीतिक दृष्टि से हो, ये अलग इसका महत्व था। और महत्व अलग इसीलिए था क्योंकि झारखंड, देखिए आपको पता है झारखंड जो है पहले बिहार में था, और बिहार से ही अलग हुआ है झारखंड, और बिहार में ही है मगध, और झारखंड जो है मगध का ही एक हिस्सा हुआ करता था। तो मगध एक साम्राज्य था, मगध महाजनपद था। तो मगध और दक्षिण भारत, मगध और दक्षिण भारत, इनके बीच व्यापार होता था। तो व्यापार के दौरान जो है व्यापारिक मार्ग में बीच में पड़ता था झारखंड। जब कोई मगध से दक्षिण भारत जाता था तो बीच में झारखंड से होकर गुजरना पड़ता था, इसीलिए जो है इसका एक महत्व अलग बन जाता है। ये जितने भी डेटा हम लोग लगभग पढ़ते हैं, ये कौटिल्य का अर्थशास्त्र से हमको पढ़ने को मिलता है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र में हम लोग क्या पढ़ते हैं, क्या वहां मिला है, तो इस क्षेत्र को, हम लोग का झारखंड वाला क्षेत्र को, कौटिल्य का अर्थशास्त्र में क्या बताया गया है, तो याद रखिएगा कुक्कुट या कुक्कुट देश, कुक्कुट देश याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र में कुक्कुट या कुक्कुट देश पढ़ा जाता है। और इसी के अकॉर्डिंग जो झारखंड वाला राज्य, झारखंड क्षेत्र है, इस क्षेत्र में अगर शासन प्रणाली की हम बात करें तो इस क्षेत्र में गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली था। गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली हम लोग 2 पढ़ते हैं, एक राजतंत्रात्मक, एक है गणतंत्रात्मक। राजतंत्रात्मक में हम लोग पढ़ते हैं राजा का बेटा ही राजा बनता था, लेकिन इस क्षेत्र में मौर्य काल के समय में गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली था। मतलब गण मतलब लोग, और तंत्रात्मक का मतलब एक शासन व्यवस्था, लोगों के द्वारा बनाया हुआ शासन व्यवस्था। एक तरह से हम बोल सकते हैं चुने हुए जो है शासन व्यवस्था, शासन करने के लिए चुन के आते थे, तो गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था था, ये याद रखिएगा। और एक इंपॉर्टेंट हो जाता है इस क्षेत्र में जो है, हम लोग बात करें झारखंड वाला क्षेत्र का, झारखंड का पढ़ रहे हैं इतिहास, तो झारखंड क्षेत्र का, तो इस क्षेत्र में जो है
एक चंद्रगुप्त मौर्य जो है एक आट्विक नाम का एक पदाधिकारी को नियुक्त किया था। याद रखिएगा, सीएम चंद्रगुप्त मौर्य जो है इस क्षेत्र के लिए आट्विक नाम का एक पदाधिकारी को जो है नियुक्त किया था। ये हम पढ़ रहे हैं कौटिल्य का अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंग ही। तो ये जो आट्विक नाम का एक पदाधिकारी था, एक ऑफिसर था, उसका काम क्या था? तो उसका काम था जनजातियों को कंट्रोल करना, नियंत्रण करना, क्योंकि झारखंड जो है एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है, जनजाति बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, तो इनको कंट्रोल करने के लिए जो है हम लोग पढ़ रहे हैं आट्विक नामक एक पदाधिकारी था। मगध साम्राज्य हेतु इनका उपयोग, शत्रुओं से गठबंधन को रोकना इसका काम था। शत्रुओं से गठबंधन, जो गठबंधन करते थे उनको ये रोकने का काम करता था ये पदाधिकारी, आट्विक पदाधिकारी। और इसके बाद कौटिल्य का अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंग ही हमको और एक चीज पढ़ने को मिलता है, इंद्र नामक की नदियों से हीरे की प्राप्ति होती है। हीरे की प्राप्ति जो है इंद्र नामक की नदी, इंद्र नामक याद रखिएगा शंख नदी जो है, और उसमें से जो है हीरे की प्राप्ति, ऐसा हम लोग को मिलता है कौटिल्य का अर्थशास्त्र से पढ़ने को। और चंद्रगुप्त मौर्य जो है, चंद्रगुप्त मौर्य वो हाथी जो है मंगाया करते थे प्राय झारखंड से। तो मौर्य काल एक इंपॉर्टेंट ये भी हो जाता है कि जिस प्रकार से भारत में हम लोग मौर्य साम्राज्य पढ़ रहे हैं, तो इसमें झारखंड का बहुत ज्यादा देन की अगर हम बात करें तो इसमें झारखंड से बहुत ज्यादा हाथी भेजा जाता था। तो जो सेना होती थी उसमें हाथी को जो है भेजा जाता था। ना केवल हाथी ही जाते थे, बहुत सारे जो आदिवासी जो जनजाति होते थे वे भी उस सेना का एक पार्ट हुआ करते थे। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम लोग क्या पढ़ते हैं मौर्य काल में इंपॉर्टेंट के लिए, एक तो है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, देखिए चंद्रगुप्त मौर्य थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एक इंपॉर्टेंट शासक में हम लोग पढ़ते हैं अशोक के बारे में। अशोक चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे हुए बिंदुसार, और बिंदुसार के ही बेटे हुए अशोक, तो पोता था अशोक चंद्रगुप्त मौर्य का। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो पोता अशोक के बारे में हमको इंपॉर्टेंट क्या पढ़ना पड़ता है? तो अशोक जो है 13वें शिलालेख, अपने जो 13वें शिलालेख है उसमें समीपवर्ती राज्यों का सूची का उल्लेख किया है। अपने जो 13वें शिलालेख है उसमें अपने जो समीपवर्ती जो निकट के जो राज्य है उनका सूची वो वहां पर जो है 13वें शिलालेख में दर्शाया, उसमें बताया। और उसी में से ही एक प्रदेश याद रखिएगा आट्विक, और या आट्विक या आटव या आठवीं, आट्विक आटव या आठवीं प्रदेश, ये प्रदेश जो है उस शिलालेख में जो है इसके बारे में भी वहां पर बताया गया है। और याद रखिएगा झारखंड जो है इसी क्षेत्र के अंदर ही आता था। आट्विक याद रखिएगा, आट्विक जो है हम लोग पढ़ेंगे आट्विक वाला, ये जो बघेलखंड, जो हम लोग छत्तीसगढ़ का बघेलखंड, वहां से आप जाइएगा उड़ीसा का जो समुद्र तट है वहां तक का एरिया है आट्विक या आटव या आठवीं प्रदेश, और उसी के अंदर ही तो है अपना झारखंड। तो झारखंड जो है याद रखिएगा वो आठवीं या आठवीं इसी के अंदर ही पाया जाता है। और याद रखिएगा झारखंड में जो है जनजातियों का अप्रत्यक्ष नियंत्रण था अशोक के टाइम में। अशोक का याद रखिएगा, अशोक जो है झारखंड के जनजातियों पर अप्रत्यक्ष रूप से कंट्रोल था, डायरेक्ट कंट्रोल नहीं था, वो किसी और के थ्रू कंट्रोल था। और उसी में वो बोलता है कि इस क्षेत्र में अपने जो वो शिलालेख है, एक शिलालेख याद रखिएगा इंपॉर्टेंट हो जाता है, पृथक कलिंग शिलालेख, यहाँ पर लिख दे रहे पृथक कलिंग शिलालेख द्वितीय वाला। इसी में ही वो एक बात बोलता है कि इस क्षेत्र के, इस झारखंड वाला क्षेत्र के बारे में बोलता है कि इस क्षेत्र के अविजित जनजातियों को मेरे धर्म का आचरण करना चाहिए, मेरे धर्म का जो है आचरण करना चाहिए, ताकि उन्हें जो है लोक व परलोक प्राप्त हो सके। ऐसा बोलता है अशोक अपने उस शिलालेख में, पृथक कलिंग शिलालेख द्वितीय वाला में वो ये वाला बात बोलता है। तो ये याद रखिएगा, पृथक कलिंग शिलालेख द्वितीय वाला। पूछता भी है कि कौन सा शिलालेख में ये वाला बात बोला है, तो याद रखिएगा पृथक कलिंग शिलालेख द्वितीय वाला अशोक बोला है। और एक इंपॉर्टेंट ये भी हो जाता है कि अशोक जो है अब उस टाइम के लिए बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए जो है झारखंड भेजा था किसी एक को, और याद रखिएगा उसका नाम रक्षित नामक एक जो है अपना पदाधिकारी था, उसको जो है रक्षित नाम का एक है, उसको जो है भेजा था झारखंड बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए। याद है आपको कलिंग का युद्ध के बाद जो है अशोक जो है धम्म की नीति अपनाई थी। तो हम लोग जो है मौर्य काल में इतना पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाता है।
मौर्य के बाद हम लोग पढ़ते हैं मौर्योत्तर काल। तो मौर्योत्तर काल के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है, तो मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमणकारियों का भारत में अपने अपने राज्य स्थापित किए। विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत में अपना अपना राज्य स्थापित किया। भारत जो है विदेशों से व्यापारिक संबंध स्थापित किया और इसका प्रभाव जो है झारखंड में भी दिखाई देने लगा। याद रखिएगा, झारखंड का विदेशी संबंध है, इसकी पुष्टि हमको जो है इन तीन चीज से मिलती है। ये तीन सिक्का याद रखिएगा, ये अक्सर पूछा भी गया है, याद रखिएगा, इसको याद भी करवा दूंगा। रोमन साम्राज्य के सिक्के कहाँ मिले हैं, याद रखिएगा सिंहभूम में। इंडो-सिथियन सिक्के कहाँ मिले हैं, चाईबासा में मिले हैं। और कुषाणकालीन जो सिक्के हैं वो मिले हैं रांची में। फिर से बोल रहे हैं, रोमन साम्राज्य, याद रखिएगा, रोमन साम्राज्य का मिला है सिंहभूम में, RS याद रखिएगा। इंडो-सिथियन वाला चाईबासा में मिला है और कुषाणकालीन वाला सिक्के मिले हैं रांची में। तो ये याद रखिएगा, ये तीन सिक्के अक्सर पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रांची में कुषाणकालीन सिक्के मिले हैं तो कहीं ना कहीं जो है कनिष्क का प्रभाव रहा है झारखंड वाले क्षेत्र में। तो रांची में उसका जो है सिक्के मिले हैं तो हम समझ सकते हैं रांची में तो उसका प्रभाव था ही, अगल बगल जगह में भी जो है कनिष्क का प्रभाव रहा है। तो ये तीन चीज याद रखिएगा, ये जो सिक्के हैं वो अक्सर पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। मौर्योत्तर काल के बाद एक इंपॉर्टेंट काल हम लोग पढ़ते हैं गुप्त काल। गुप्त काल याद रखिएगा, ये अभूतपूर्व सांस्कृतिक विकास हुआ है, इसमें बहुत ज्यादा डेवलपमेंट का काम हुआ है इस काल में और इसीलिए इसको भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। एक जगह याद रखिएगा, मदुही पहाड़, ये हजारीबाग में मिला है और इसी हजारीबाग में जो है गुप्तकालीन पत्थर को काटकर उसका मंदिर जो है प्राप्त हुआ है। गुप्तकालीन पत्थर को काटकर जो है मंदिर प्राप्त हुआ है हजारीबाग में, याद रखिएगा, मदुही पहाड़ में। गुप्त काल की देन हम लोग माना जाता है मुंडा, पाहन, महतो, भंडारी प्रथा। झारखंड में जो ये मुंडा हो गया, पाहन हो गया, महतो, भंडारी प्रथा, इनकी जो देन है वो हम मानते हैं गुप्त काल को ही। गुप्त काल में इंपॉर्टेंट हम दो शासक यहाँ खासतौर पर पढ़ेंगे, एक है समुद्रगुप्त के बारे में और दूसरा है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के बारे में पढ़ेंगे। ये दोनों भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। समुद्रगुप्त के बारे में पहले समझते हैं। सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक तो ये थे ही, इन्हें भारत का नेपोलियन भी बोला जाता है। याद रखिएगा, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। उसका एक प्रश्न हम पढ़ेंगे, प्रयाग प्रस्थित में, या उसी को ही बोला जाता है इलाहाबाद प्रशस्ति। इसमें अपना जो विजय है, विजयों का वर्णन किया गया। इतने जो विजय अभियान हुए, जो जीते हैं, उनका वर्णन जो है प्रयाग प्रशस्ति में लिखा हुआ है, मिलेगा। और इसके लेखक हुए हरिसेन इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसके जो है लेखक है। और इसी जो उसका प्रशस्ति है, अपना जो वहां लिखे हैं, उसने अपने जो विजय अभियान है उसी में ही एक विजय के बारे में लिखा है। आठवीं प्रदेश पर विजय का बात लिखा हुआ है और आठवीं आपको पता अब चल गया है। आठवीं प्रदेश जो है वो आठवीं प्रदेश में ही है झारखंड। आठवीं प्रदेश बघेलखंड से जो है कहाँ जाता है, बघेलखंड से जाता है उड़ीसा का समुद्र तट वाले इलाका में, और वहीं पर मिल जाता है हम लोगों को जो है झारखंड वाला क्षेत्र। तो कहीं ना कहीं आठवीं प्रदेश पर वो विजिट किया है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि जो समुद्रगुप्त है वो झारखंड क्षेत्र पर भी जो है विजय हासिल किए हुए हैं। तो इसका संबंध जो है हम पढ़ते हैं समुद्रगुप्त के साथ भी। तो इसके बाद हम बात करेंगे शासन काल की। तो झारखंड में जो शासन काल है उसके अधीन स्पष्ट था, हमको दिखाई देता है। और छोटा नागपुर को जो है क्या कहा गया था, तो छोटा नागपुर को कहा गया था मुरुंड देश छोटा नागपुर को बोला गया है। हम लोग पढ़ रहे हैं समुद्रगुप्त वाला, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, मुरुंड देश कहा गया है। और एक याद रखिएगा, समुद्रगुप्त के प्रवेश के पश्चात ही जो है बौद्ध धर्म का पतन हो गया। समुद्रगुप्त के प्रवेश के पश्चात ही जो है बौद्ध धर्म का पतन हो गया। बौद्ध धर्म याद रखिएगा, हम लोग जो है मौर्य काल के साथ साथ हम लोग पढ़ते हैं, मौर्य काल में ही हम लोग पढ़ते थे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, और उसके बाद गुप्त काल के आते आते जो है समुद्रगुप्त के प्रवेश के उपरांत ही जो है बौद्ध धर्म का पतन हम लोग पढ़ते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के बारे में हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो इसका प्रभाव भी बहुत ज्यादा पड़ा है झारखंड पर।
और एक चीनी यात्री, याद रखिएगा चीनी यात्री फाहियान, फाहियान जो है इसी के काल में जो है भारत आए थे और भारत का जो है यात्रा भी किए हुए थे और ये 405 में किए थे, 405 ईस्वी में। और इसी के अकॉर्डिंग ही इन्होंने जो है इस क्षेत्र को, झारखंड वाला क्षेत्र को जो है कुक्कुट लाड कहा, कुक्कुट लाड याद रखिएगा, फाहियान बोला। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं जो गुप्तकालीन पुरातात्विक अवशेष के बारे में। अब गुप्तकालीन पुरातात्विक जो अवशेष है वो कहाँ कहाँ मिले हैं, तो याद रखिएगा हजारीबाग में एक जगह है मदोही पहाड़, मदोही पहाड़ हम लोग यहाँ भी पढ़े हुए थे। मदोही पहाड़ में जो है पत्थर काट कर 4 मंदिर बनाए गए हैं, याद रखिएगा मदोही पहाड़ हजारीबाग। कोडरमा में एक जगह है सतगावा, सतगावा, इसमें क्या है मंदिर का अवशेष मिले हुए हैं। एक रांची का जगह है पिठोरिया, पिठोरिया में पहाड़ी पर स्थित कुआं जो है मिला हुआ है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम में। तो इसके बाद हम लोग अंतिम रूप से पढ़ेंगे गुप्तोत्तर काल के बारे में। गुप्तोत्तर काल में एक इंपॉर्टेंट हम लोग पढ़ते हैं शशांक और हर्षवर्धन के बारे में। शशांक याद रखिएगा ये गौड़ वंश का जो है एक प्रतापी शासक था। गौड़ याद रखिएगा पश्चिम बंगाल से संबंधित, तो शशांक जो है पश्चिम बंगाल का एक प्रतापी शासक था। और इसका जो साम्राज्य का विस्तार की बात करें तो ये संपूर्ण झारखंड तो उसके अंडर आता ही था, उड़ीसा भी आता था, साथ में बंगाल भी आता था। तो इतना बड़ा एरिया पर जो है शशांक जो है शासन करता था, प्रतापी राजा था। और इतना बड़ा क्षेत्र, इतना बड़ा जो साम्राज्य है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए उसने 2 राजधानी जो है बनाया। एक राजधानी याद रखिएगा संथाल परगना का बड़ा बाजार, 2 राजधानी में से एक है संथाल परगना का बड़ा बाजार और दूसरा याद रखिएगा दुलमी। झारखंड का किसी क्षेत्र को अपना राजधानी बनाने का जो है ये प्रथम शासक था, ये प्रथम शासक था जिसने झारखंड का किसी एक क्षेत्र को जो है अपना साम्राज्य का अपना जो है एक राजधानी बनाया। तो 2 में से एक तो संथाल परगना का बड़ा बाजार ये झारखंड में बनाया है। आगे ये जो शशांक है ये शैव धर्म का अनुयायी था, इसने शिव मंदिर का निर्माण करवाया, इसने एक फेमस मंदिर भी बनाया। फेमस मंदिर याद रखिएगा वेणुसागर, ये एक शिव मंदिर था। अब वेणुसागर कहाँ है बोला जाए तो ये सिंहभूम और मयूरभंज, सिंहभूम और मयूरभंज जो जिला है, ये सिंहभूम हो गया झारखंड वाला, मयूरभंज हो गया उड़ीसा वाला। तो इस सीमा क्षेत्र में एक जगह याद रखिएगा कोचाम, इसी में अवस्थित है वेणुसागर वाला शिव मंदिर है। और बौद्ध धर्म के प्रति जो है असहिष्णुता की नीति ये अपनाया, इसका उल्लेख जो है वेनसंग ने भी किया है। याद रखिएगा शशांक जो है बौद्ध धर्म के प्रति असहिष्णुता का जो है नीति अपनाया, इसका उल्लेख वेनसंग ने भी किया है। और सभी बौद्ध केंद्र को ये नष्ट कर दिया, झारखंड के जितने भी बौद्ध केंद्र हैं उनको नष्ट कर दिया शशांक। और इसके बाद जो है झारखंड में बौद्ध जैन के स्थान पर जो है हिंदू धर्म का जो है वो क्या किया, हिंदू धर्म का वो प्रचलन किया। तो झारखंड में ये चीज हो गया। हम लोग शशांक के बारे में इतना पढ़े। अब आगे हम लोग पढ़ रहे हैं हर्षवर्धन। तो वर्धन वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली कोई था तो याद रखिएगा हर्षवर्धन। और इसके जो साम्राज्य है, इसके जो साम्राज्य विस्तार है, इसमें कुछ क्षेत्र जो है का जंगल, याद रखिएगा ये राजमहल, राजमहल का कुछ क्षेत्र जो है इसके साम्राज्य में जो है शामिल थे। और जब ये वेनसंग से मिला, इसी क्षेत्र में ही जो है वेनसंग से मिला था, याद रखिएगा इसी क्षेत्र में वेनसंग से मिला और वे अपने यात्रा वृत्तांत में इसको जो है शामिल किए और राजमहल क्षेत्र की जो है चर्चा भी करते हैं। वेनसंग जो है अपने यात्रा वृत्तांत में राजमहल क्षेत्र का जो है चर्चा भी करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग का जो प्राचीन इतिहास है झारखंड का वो हम लोग पढ़ने का प्रयास किए, मौर्य काल, मौर्योत्तर, गुप्त और गुप्तोत्तर काल के थ्रू जो है समझे। तो आई होप आपको वीडियो जो है अच्छा लगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। इस तरह के मजेदार वीडियो के लिए इंडियन पाठशाला यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करें, इसे सब्सक्राइब करें। और आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।